हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 का जियोग्राफी पृथ्वी हमारा आवास अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? वायुमंडल कहा जाता है। जहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है। जीवमंडल क्या है? एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। शब्दों की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, इटमास का अर्थ है वाष्प, हुडर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? भूमंडल पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूप्रपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। यह भूप्रपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे 0 माना जाता है। विश्व महाद्वीप एवं महासागर, यहाँ पे विश्व महाद्वीप और महासागर का फिगर दिखाया गया है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये प्रशांत महासागर है और ये एशिया महाद्वीप, हिंद महासागर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इसमें सारे दिखाए गए हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से
8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग में इतनी अधिक भी हो सकती है? पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई को 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी, जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला, जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी और जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला, जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर
गुजरता है या 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म स्थान है। ये देखिए मानचित्र में, ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ से नील नदी, ये सहारा मरुस्थल है, ये इटलस, यूरोप, आर्कटिक महासागर, एशिया, यहाँ पे ये तिब्बत का पठार है, यूराल पर्वत, ये दक्षिणी महासागर है, प्रशांत महासागर, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म स्थान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप का इसमें फिगर देखिए, कहाँ है, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप, ये देखिए नील नदी यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ 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 गुजर रही है, अफ्रीका महाद्वीप है। एक मिनट, ये देखिए कर्क रेखा, कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप से गुजर रही है। कर्क रेखा, सहारा का मरुस्थल यहाँ पे है, कर्क रेखा भी गुजर रही है, मकर रेखा भी गुजर रही है। यहाँ पे देखिए कर्क रेखा, मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजर रही है। देखिए यह ना मकर रेखा, ये देखिए, और ये विषुवत रेखा भी, तीनों मकर रेखा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा, मतलब ये तीनों गुजर रही हैं। वही कह रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप को देखिए और इससे तीनों रेखाएं गुजर रही हैं। मानचित्र देखने से ये होता है कि हमारे दिमाग में सारे मैप सेट हो जाते हैं। अफ्रीका एशिया के विश्व का दूसरे बड़ा महाद्वीप है। विश्व वृत्त या 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो चित्र को देखिए, अब देखे हैं कि आप पाएंगे कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। हमने अभी देखा सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। सहारा का रेगिस्तान हम लोग देखे हैं ना, सहारा का रेगिस्तान ये भी कहाँ स्थित है, अफ्रीका में स्थित है सहारा का रेगिस्तान। ये देखिए
दिखाती हूँ मैं। ये सहारा का रेगिस्तान अफ्रीका में है ना, ये सारे अफ्रीका ही है। ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप। आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अब चलते हैं हम लोग नील नदी देखते हैं। नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। यहाँ पे देखिए नील नदी, ठीक है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तो बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुववृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका कौन है देखते हैं। उत्तरी अमेरिका, ये देखिए उत्तर अमेरिका, यहाँ पे उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? तो ये देखिए स्थल संधि, स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो ये देखिए स्थल संधि इसे कहते हैं। ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। तो ये देखिए ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, ठीक है। ये हमारा भारत का मैप है। तो जल संधि और जल संधि, भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बता। ये देखिए श्रीलंका है, ठीक है। जल संधि तो पानी का संकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। तो पाक जल संधि है उत्तरी में और दक्षिणी में है मन्नार की खाड़ी। तो दक्षिण अमेरिका का एक देखते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। कहाँ? दक्षिणी अमेरिका में कौन सी नदी? विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है? तो अमेजन नदी, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। दिखाती हूँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरी तरह से घिरा हुआ है।
ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव में क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम हैं मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। जलमंडल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग और लवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। चित्र 5.1 को देखिए तब प्रशांत महासागर के इन चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। चलिए देखते हैं प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों को। प्रशांत महासागर के ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये है हमारा प्रशांत महासागर। ठीक है, ये हमारा दक्षिणी महासागर। देखते हैं, ये है हिंद महासागर। ठीक है, यहाँ पे आर्कटिक महासागर, ऊपर दक्षिणी महासागर, ये सारे महासागर हैं। और ये हमारा प्रशांत महासागर।
तो अटलांटिक विश्व महासागर विश्व का सबसे दूसरा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिक महाद्वीपों को चारों ओर से घेरता है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीपों को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 अंश दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। तो यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। वायुमंडल अब हम लोग पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल और आयन मंडल, कहाँ है आयन मंडल, ये आयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। तो ये हुई वायुमंडल की विभिन्न परतें। यहाँ पे इतने अच्छे से फिगर में दिखाया गया है। क्षोभ मंडल में सारी ये प्राकृतिक वो क्या बोलते हैं घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में। तो वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी से साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को
हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से तो कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दबाव महसूस होती है, कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जीवमंडल 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 स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। अब हम लोग देखेंगे अभ्यास प्रश्न, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो एक है, पहला है भूमंडल, दूसरा है जलमंडल, तीसरा है वायुमंडल और चौथा है जीवमंडल। तो कितने हुए? 4 हो गए। ठीक है, 3 4 कौन कौन से? भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। तीसरा देखते हैं। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। तो 2 महाद्वीपों के नाम हैं ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया है और एक अंटार्कटिका है। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए।
चौथा है ना, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, अभी अभी हम लोग देखे हैं, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग, कितना, 71% भाग जल से घिरा है और अंतरिक्ष से देखने पर यह ब्लू कलर के दिखाई देता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। क्योंकि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? तो जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवमंडल स्थल और जीवमंडल स्थल और जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं, इसलिए जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल महत्वपूर्ण है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो ये करती है यूराल। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो कौन सी? यूराल। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? तो स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये है नाइट्रोजन। ये चौथा जाएगा। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है? पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है? तो ये थलमंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग बताइए। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग अभी हम लोग पढ़े हैं मेरियाना गर्त, ठीक है, मेरियाना गर्त, ठीक है। दूसरा है खाली है, महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है, तो वो है हिंद महासागर देश के नाम पे रखा गया है। तीसरा खाली स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन सहायक है, तो जीवमंडल स्थल, ठीक है। जीवमंडल स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन सहायक है। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। यूरेशिया कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत बताइए। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है तो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो है 8,848 किलोमीटर, ठीक है, माउंट एवरेस्ट।
विश्व मानचित्र के रेखाचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। तो आप लोग दर्शा लीजिएगा। आओ कुछ करें, ये खुद करिएगा। हिमालय के अभियानों के चित्रों को इकट्ठा करें। सूर्य की किरणों, तापमान तथा हवा की कमी से बचाव के लिए पर्वतारोही किन उपकरणों को ले जाते हैं, उनके नाम लिखिए। तो उनके नाम है, सूर्य की किरणों से बचाव के लिए चश्मा चाहिए, कम तापमान से बचाव के लिए विशेष प्रकार की जैकेट चाहिए, हवा की कमी से सांस लेने के लिए कठिनाई होती है, इसके लिए ऑक्सीजन और सिलेंडर चाहिए। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड। और जाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ फ्रेंड कि मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। लाइक किए बिना मत जाइएगा फ्रेंड, प्लीज़ 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 फ्रेंड, ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। बाय फ्रेंड, अगले वीडियो में मिलते हैं।